जियांग और गु कैशन तलवार पर उड़ रहे थे। हमारे लड़के का मन सवालों और जिज्ञासा से भरा हुआ था। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और पूछा कि क्या वह स्वर्ग की सभी जातियों की तकनीकों का अभ्यास कर सकता है। गु कैशन ने अपनी बाहें पार की, जमीन की ओर देखने लगा और जवाब दिया कि यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वह भी नहीं दे सकता, क्योंकि कई लोगों ने इस रास्ते पर चलने की कोशिश की थी, लेकिन लगभग कोई भी सफल नहीं हो पाया, क्योंकि अभ्यास की गई तकनीकें स्वर्गीय ताओ के साथ संघर्ष में थीं। गुरु ने खुलासा किया कि सैकड़ों वर्षों में महान जिया से यंग जान ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने सफलता प्राप्त की थी। जियान खोई हुई निगाह से नीचे देखने लगा और सोचने लगा, भले ही उसके पास यंग जान जैसी प्रतिभा हो, गु कैशन में भी उसे रसातल की 10,000 जातियों की तकनीक सिखाने की क्षमता नहीं थी। यंग जान महान जिया के मानव सम्राट का वंशज था और उस समय मानवता के सम्राट ने 10,000 जातियों पर जवाबी हमला करने के लिए सैनिकों का नेतृत्व किया था, जिसमें कई जानवरों को पकड़ा गया था। अब चीजें बदल गई थीं, क्योंकि मार्शल भगवान जियांग केवल 10,000 जातियों के दायरे से जुड़े प्रवेश द्वार की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। गु कैशन ने अपनी शक्ति को सक्रिय किया, जिससे तलवार बिजली की तरह चमकने लगी। अगर हमारा लड़का प्रतिभाशाली लोगों की सूची में पहला स्थान प्राप्त कर सकता है, तो वह राजधानी से कुछ इकाइयों को स्थानांतरित करने के लिए अपने अधिकार का उपयोग करने की कोशिश करेगा। ये सुनकर जियांग खुश होने से खुद को रोक नहीं सका। कुछ समय बाद नाइटफेल और जियांग चेन शहर में स्थित अपने अपार्टमेंट में गए। उसने अपनी हथेली खोली, जिससे उसमें जियाओ जिया की ऊर्जा निकलने लगी। जियांग ने ये देखना शुरू किया और उसकी आंखें खुशी से भर गईं, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्राचीन देवता की लाश तक की यात्रा बहुत उपयोगी रही थी, क्योंकि उसके कीड़े खा चुके थे और काफी बढ़ चुके थे। उस रात लिटिल नाइन की संतान और जियो जिया के लाल भरिंग फिर से प्रजनन कर सकते थे। उस क्षण सभी चीजों का पैतृक पेड़ हमारे लड़के के पीछे दिखाई दिया। यह महसूस करते ही वह सदमे में जाने से खुद को नहीं रोक सका और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी दिव्य चेतना में हलचल हो रही थी। पेड़ में एक नया हरा फल था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। अब जब सभी चीजों के पैतृक पेड़ ने फिर से फल दिया था, तो जियान को एहसास हुआ कि इसके पीछे का कारण कीड़ों की संख्या में वृद्धि थी। जियान की आंखें आश्चर्य से भर गईं। वह पेड़ के पास गया और अपना हाथ बढ़ाया, और फल उसकी हथेली में गिरने लगा। वह कुछ हद तक भ्रमित और आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसने पहले कभी हरा फल नहीं देखा था। फल की सांख्यिकी विंडो दिखाई दी। यह एक हरा बिजली का फल था। यह उपयोगकर्ता को 3 क्षमताएं प्रदान करते हुए बिजली के संप्रभु के रूप में जाने जाने वाले अद्वितीय छिपे हुए पेशे को जगाने का अवसर प्रदान कर सकता है। पहला, जिसे लाइटनिंग बोल्ट कहा जाता है, जो उपयोगकर्ता को बाधाओं को अनदेखा करते हुए स्वयं द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के भीतर विद्युत प्रवाह में बदलने और टेलीपोर्ट करने की अनुमति देता है। इस विद्युत क्षेत्र की वर्तमान सीमा 50 मीटर थी। दूसरी क्षमता को रे फ्यूजन कहा जाता था, जो उपयोगकर्ता को विद्युत ऊर्जा को अवशोषित करने और इसे अपने स्वयं के कोशिकाओं में संग्रहीत करने की अनुमति देता था, ताकि बाद में इसे एक भयंकर हमले में जारी किया जा सके। तीसरी और अंतिम क्षमता को दिव्य निर्णय कहा जाता था। उपयोगकर्ता की हथेली बिजली के स्रोत में बदल जाएगी, जिससे तुरंत विद्युत प्रवाह जारी होगा। आंकड़े देखने पर जियांग के चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान फैल गई। इस फल के साथ वह एक दूसरा पेशा प्राप्त करने में सक्षम होगा और बिजली को नियंत्रित करने की शक्ति के साथ एक दिव्य स्तर का आध्यात्मिक गुरु बन जाएगा। दोहरी श्रेणी के साथ नौकरी बदलने वाला बन जाएगा। जब हमारा लड़का सोच में विचलित था, तो सिस्टम ने उसे सूचित किया कि कीटों का प्रजनन पूरा हो गया है। लाल भरिंग के अब 30,000 बच्चे थे और 9 मियाज़मा पंखों के अब 12 मिलियन बच्चे थे। फिर उसके पीछे एक विस्फोट हुआ, जिससे आकाश छोटे छोटे भरिंगों से भर गया। लिटिल नाइन क्रोधित हो गया। अब जबकि जियो जिया ने प्रजनन किया था, उसने उसे जाने का आदेश दिया। जियान के शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकलने लगी, जिससे उसकी आंखें उत्साह से भर गईं। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, यह महसूस करते हुए कि शक्ति में यह वृद्धि जियो जिया की नई संतान की बदौलत थी। जियान की सांख्यिकी विंडो दिखाई दी। वह 36वें स्तर पर था और कीटों के शासक की उपाधि के साथ दूसरे परिवर्तन में था। उसके वर्तमान पेशे दिव्य स्तर के आध्यात्मिक प्रजनक और बिजली के शासक थे। हमारे लड़के के पास 2 प्रतिभा वर्ग थे। पहले वर्ग में सार्वभौमिक विकास,
दिव्य विकास और सभी चीजों का पैतृक वृक्ष शामिल था। दूसरे वर्ग में छिपी हुई बिजली, बिजली का सम्लन और दिव्य निर्णय शामिल थे। जियांग के कौशल मानव तलवार, सांसारिक तलवार, स्वर्गीय तलवार और तलवार के महान ताव थे। उसके पास 2 आपदाएं भी थीं, कीट माँ लिटिल 9 स्तर 36 पर 12 मिलियन कीटों की संतान के साथ, और जियाओ जिया स्तर 32 पर 30,000 कीटों की संतान के साथ। उसकी वर्तमान ताकत 409 अंक थी, उसकी चपलता 428 अंक थी, उसकी ऊर्जा 379 थी, उसका संविधान 498 था और उसका मुकाबला मूल्यांकन 41 था। 0 सितारे। उसके शरीर के चारों ओर की ऊर्जा और अधिक तीव्र हो गई। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और स्टेटस विंडो पर ध्यान केंद्रित किया। कीटों के प्रजनन के कारण बिजली के प्रभुत्व के अलावा उसकी लड़ाकू शक्ति भी बढ़ गई थी और लाल कवच बीटल की विशेषताओं के कारण उसका संविधान पहले की तुलना में लगभग 2 गुना हो गया था। उसकी आंखें तीव्रता से चमकने लगीं। उसने हवा में मुक्का मारा, जिससे उसकी बाह के चारों ओर बिजली दिखाई देने लगी। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि भले ही वह प्रोडिजी प्रतियोगिता में लिटिल 9 की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन अपनी नई कक्षा और नई क्षमताओं के साथ वह बिना अधिक प्रयास के एक क्षेत्र में झाड़ू लगाने में सक्षम होगा। और अगर ये सब काम नहीं करता तो सबसे खराब स्थिति में वह जियोजिया की शक्ति का उपयोग कर सकता था और अंधेरे दानव को मुक्त कर सकता था। किनलुओ के युद्ध क्षेत्र के पहाड़ों में रात का समय था। किनलिंग की गहराई में एक शक्तिशाली नीला ड्रैगन आकाश में उड़ रहा था। पहाड़ों में कहीं पुरुषों और महिलाओं का एक समूह बैठा हुआ था। उनके सामने एक बड़ी लकड़ी की मेज खड़ी थी। शक्तिशाली ड्रैगन जमीन पर उतरा और गर्मियों की शर्ट पहने एक काले बालों वाला आदमी जानवर से उतरा। बाकी लोग ये देखकर कुछ हैरान थे कि वह आदमी आ गया था। एक मजबूर मुस्कान के साथ उसने उनसे कहा कि वे अतिशयोक्ति न करें, क्योंकि वे वास्तव में गुआंगहाई से आए उसके मुकाबले समय के पाबंद थे। उसने उल्लेख किया कि वह थक गया था। जिस महिला ने अपनी आंखें बंद की हुई थीं, वह उसकी ओर मुड़ी और एक खुश मुस्कान के साथ कहा कि गुआंगहाई से किसी को इस तरह से कपड़े पहने देखना आश्चर्यजनक था। जबकि बाकी सभी ने औपचारिक कपड़े पहने थे, वे दोनों देश के रक्षक थे। इसलिए उसे समझ में नहीं आया कि उनके बीच इतना अंतर क्यों था। उसके बगल में बैठा भूरे बालों वाला आदमी उन्हें देखने लगा और मुस्कुराते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि इस दुनिया में अगर वे व्यंग्य और विचित्रताओं के बारे में बात करते हैं तो वह नंबर 1 है। उसने दूसरों के साथ बैठने की भी जहमत नहीं उठाई। वह ड्रैगन के शरीर के ऊपर बैठ गया, उनकी ओर मुड़ा और समझाया कि गुआंगहाई के लोग केवल दिखावे को महत्व देते हैं। ये सुनकर वे बहस करने लगे, लेकिन तभी उस बलिष्ठ व्यक्ति ने मेज पर जोरदार प्रहार किया और गुस्से से भरे भाव के साथ उन्हें रुकने का आदेश दिया और तय किया कि मुख्य मामले पर बात करने का समय आ गया है। लंबे बालों वाले व्यक्ति ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, ये संकेत देते हुए कि उसे अपना संयम नहीं खोना चाहिए। हर कोई चुप रहा और बूढ़े व्यक्ति ने खुलासा किया कि पिछले साल की तुलना में दिव्य प्रतिभाओं की प्रतियोगिता की स्थिति अलग थी। सबसे मजबूत क्षेत्र के अलावा जो राजधानी थी, मा डू और जियांग निन भी थे। जियांग निन के पास न केवल जियांग वुक्सियांग था, बल्कि जियांग चेन भी दिखाई दिया था, जिसके पास मा डू की प्रतिभाओं से बेहतर ताकत थी। बूढ़े आदमी की आंखें गंभीरता से भर गईं। वह उस आदमी को गौर से देखने लगा और उसने बताया कि पहले जियांग निन का युद्ध जिला मा डू और राजधानी का सामना करने के लिए उनके साथ सेना में शामिल हो जाता था, लेकिन इस साल उनका उनके साथ गठबंधन करने का कोई इरादा नहीं था। भूरे बालों वाले आदमी ने हस्तक्षेप किया, बूढ़े आदमी को देखना शुरू किया और बताया कि उसके पुराने दोस्त जियाओ युआनचेन को बेवजह भूमिगत रसातल में निर्वासित कर दिया गया था। एक खुशमिजाज मुस्कान के साथ महिला ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पूछा कि क्या इस साल की योजना पहले जियांग निन को खत्म करने के लिए सेना में शामिल होने की है, क्योंकि वैसे भी 6 युद्ध क्षेत्रों ने राजधानी का सामना करने के लिए बिना किसी लाभ के एकजुट हो गए थे। ये सुनकर दूसरों ने सोचा कि जिंग सही था और पहले स्थान के बजाय दूसरे स्थान के लिए लड़ना बेहतर था। बूढ़े आदमी ने वोट कराने का फैसला किया। जो लोग सेना में शामिल होने के पक्ष में थे, वे अपने हाथ उठा सकते थे। भूरे बालों वाले आदमी ने अपना हाथ उठाया, ये कहते हुए कि वुक्सियांग युद्ध क्षेत्र इसके पक्ष में था। तियानफू युद्ध क्षेत्र से जिंग ने भी अपना हाथ उठाया। किंगलैंड के 9वें युद्ध क्षेत्र से आए बलिष्ठ व्यक्ति ने भी अपना हाथ उठाया। गर्मियों की
शर्ट पहने हुए व्यक्ति को छोड़कर सभी ने अपना हाथ उठाया। वह युआन जियान तियान था। अन्य लोगों ने पूछा कि वह सेना में शामिल होने के पक्ष में क्यों नहीं है। युआन जियान तियान ने अपनी उंगली अपने कान में डाली और उसकी आंखें तिरस्कार और घृणा से भर गईं। उसने पूछा कि क्या उन्होंने चर्चा समाप्त कर ली है। वह जमीन पर देखने लगा और मुस्कुराते हुए बताया कि इस बार वह उनके साथ गठबंधन बनाने नहीं आया है। वह उनके पास गया, मेज पर जोर से पटका और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ यह स्पष्ट कर दिया कि इस गर्मी में डेक्सिया जीनियस प्रतियोगिता में गुआंगहाई युद्ध जिला जीतने वाला था। भूरे बालों वाले व्यक्ति को छोड़कर सभी चुप रहे। उसका ध्यान युआन जियान तियान पर केंद्रित था। गुस्से से भरे भाव के साथ उसने पूछा कि वह बकवास क्यों कर रहा है। उसने फिर से उल्लेख किया कि उसका युद्ध जिला डेक्सिया जीनियस प्रतियोगिता जीतने जा रहा था। ये शब्द कहते हुए उसे बहुत अच्छा लगा। भूरे बालों वाले आदमी की आंखें क्रोध से भर गईं, जिससे उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली, जिससे कांच कुचल गया। जिंग ने अपनी आंखें खोलीं और एक उग्र नज़र से युआन जियान तियान को गौर से देखने लगी। उसने फैसला किया कि अब जाने का समय आ गया है और वह ऊपर चढ़ गया। ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और बहुत तेज गति से उड़ने लगा। युआन जियान तियान ने अपनी बाहें अपनी पीठ के पीछे रखीं और मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि वे चिंता न करें, क्योंकि वह अब उन्हें परेशान नहीं करेगा और न ही किसी को इस बारे में बताएगा। मांसल आदमी ने मेज की ओर देखना शुरू किया और दूसरों से पूछा कि क्या युआन जियान तियान ने उसके सिर पर चोट मारी है। भूरे बालों वाले आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बताया कि निश्चित रूप से उसे गधे ने लात मारी होगी, या शायद उसके पास कोई ऐसा इक्का छिपा हुआ है जिसके बारे में वे नहीं जानते। उन्होंने इस मामले के बारे में सोचना बंद करने का फैसला किया। बूढ़े आदमी ने गिलास पकड़ा और उसका ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। एक गंभीर नज़र से उसने उल्लेख किया कि जब तक वे 4 महान युद्ध क्षेत्र सेना में शामिल होकर एक आदर्श योजना बनाते हैं, जियांगन जल्द ही पराजित हो जाएगा। कुजियांग में कहीं वुक्सियन का खतरनाक शहर था। चट्टान के ऊपर प्राचीन भगवान के चर्च के सदस्य थे। जब कई लोग दंडवत कर रहे थे, तब उनका नेता, लाल टोपी पहने एक व्यक्ति, चट्टान के पास पहुंचा और शहर का निरीक्षण करने लगा। उसने दिव्य पुत्र के लिए चीजें कैसी चल रही हैं, ये पूछते हुए कि क्या उन्हें कोई असामान्य हलचल दिखाई दी है। उसके एक आदमी ने उसे चिंता न करने के लिए कहा, क्योंकि महान दिव्य पुत्र गुआंगहाई के युद्ध जिले के पहले प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में सफलतापूर्वक उतरा था और गुआंगहाई के राष्ट्रीय रक्षक युआन जियान तियान से पूर्ण विश्वास और समर्थन प्राप्त किया था। महान दिव्य पुत्र की वर्तमान ताकत के साथ उसे प्रतिभाशाली लोगों की रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त करना तय था। ये सुनकर नेता के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, क्योंकि प्राचीन भगवान के चर्च से डिजिया का सर्वोच्च सम्मान छीन लिया गया था। उसने शहर की ओर अपना हाथ बढ़ाया। वह देश के अजेय रक्षकों के भाव देखना चाहता था। अब पूरी योजना पहले ही प्रभावी होने लगी थी। अब बस इतना ही बाकी था कि प्रतिभाओं के बीच रैंकिंग के लिए प्रतियोगिता शुरू होने का इंतजार किया जाए। कुछ ऐसा जो दाजिया में सभी का ध्यान आकर्षित करेगा। उसने अपने हाथ आसमान की ओर बढ़ाए और उसके शरीर से एक बुरी ऊर्जा निकलने लगी, जिससे पता चला कि उस समय एक जानवर की लहर पूरे कुजियांग में आने वाली थी। इस ऊर्जा को महसूस करते ही पंथ के सभी सदस्यों ने अपने हाथ जोड़ लिए और कहा कि कुजियांग के बलिदान के साथ प्राचीन देवता वापस आ जाएंगे। अगले दिन जियांगन के युद्ध क्षेत्र के केंद्रीय चौक में प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभावान लोग एकत्र हुए। उनके सामने एक बड़ी स्क्रीन थी और प्रतियोगिता शुरू होने से पहले केवल एक दिन बचा था। डू एनफेई, जिसने अपनी बाहें अपनी पीठ के पीछे कर रखी थीं, ने उन लोगों के लिए पहले बताए गए नियमों को दोहराने का फैसला किया जिन्हें वे याद नहीं थे। प्रतिभागियों में हमारा लड़का भी था। एक जिज्ञासु निगाह से वह चुपचाप डू एनफेई को देखने लगा। वह जियांगन में मौजूद नहीं था, इसलिए उसे एहसास हुआ कि वह उसके लिए नियम दोहराने जा रहा था। डू एनफेई ने स्क्रीन को सक्रिय किया और एक गंभीर भाव के साथ समझाया कि प्रतिभाओं की प्रतियोगिता में कुल 8 महान युद्ध क्षेत्र थे, जिसमें 80 दिव्य प्रतिभाएं थीं। प्रतियोगिता को 2 राउंड में विभाजित किया गया था। पहला राउंड टीमों में था। 8 महान युद्ध क्षेत्रों की छोटी टीमों ने आपस में लड़ने के लिए किनलियू के क्षेत्र में एक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया, जिसमें सबसे कम जीवित बचे 4 युद्ध क्षेत्रों को खत्म कर दिया। इस दौर में जो मूल्यांकन किया गया था वह टीम वर्क था, और कोई भी कितना भी मजबूत क्यों न हो, अगर वे अपने साथियों की रक्षा नहीं कर सकते तो वे हार जाएंगे।
हर कोई कुछ हद तक हैरान था और आपस में बात करने लगा। जियांग शांत रहा और शांत निगाहों से सोचने लगा कि डू एनफेई ने खुलासा किया कि गुप्त क्षेत्र में वे छिपने में सक्षम नहीं होने वाले थे, क्योंकि अगर कोई स्थिर खड़ा रहा तो उस पर बिजली गिर जाएगी। इसके अलावा गुप्त क्षेत्र की सीमा हर घंटे कम होती जा रही थी और घेरे के बाहर के लोगों को सीधे समाप्त किया जा रहा था। भले ही वे गुप्त क्षेत्र में मर गए हों, लेकिन वे बाद में पुनर्जीवित हो सकेंगे। जियांग की आंखें उत्साह से भर गईं, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अगर वह स्थिर रहा तो उसे बिजली का झटका लगेगा, जो उसके नए वर्ग का उपयोग करने और बिजली जमा करने के लिए एकदम सही होने वाला था। ये सोचते ही उसके शरीर से बिजली गिरने लगी। उसके बगल में बैठा एक लड़का कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुआ। दूसरा दौर एक व्यक्तिगत रैंकिंग लड़ाई थी। पहले दौर से बाहर होने के बाद इस दौर में लगभग 30 लोगों के बचे रहने की उम्मीद थी। मैच होने वाले थे। नियम सरल थे, जो जीतता है वह आगे बढ़ता है और जो हारता है वह बाहर हो जाता है। डू एनफेई उनकी ओर मुड़ा और गंभीर नज़र से उनसे टीम का कप्तान चुनने के लिए कहा। सभी आपस में बात करने लगे और हमारे लड़के को लगा कि बहुत सी नज़रें उस पर टिकी हुई हैं। तभी लियू सान दाओ और म्यू हेनक्यू उनके पीछे दिखाई दिए और मुस्कुराते हुए अपनी बाहों से दिल बनाते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि जियांग कप्तान बने। हमारा लड़का कुछ हद तक शर्मिंदा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। उसने अपना हाथ अपने चेहरे पर रख लिया और ऐसा दिखावा करने की कोशिश की जैसे कि वह नहीं जानता कि वे कौन हैं। दाओ जियांग मुस्कुराने लगा। उसने अपने साथी के साथ दिल बनाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि वे भी चाहते हैं कि जियांग कप्तान बने। उसके दोस्त ने दिल नहीं बनाया, वह बस उसकी ओर मुड़ा, अंगूठा दिखाया और एक ईमानदार भाव के साथ उल्लेख किया कि वह भी इस विचार से सहमत है। जियांग कुछ उलझन में पड़ गया, हालांकि वह जानता था कि उसे खुश होना चाहिए। बाई फेंग और जियांग वुक्सियांग भी मौजूद थे। शांत नज़र से बाई फेंग ने समझाया कि वह और तांग यंग चाहते थे कि जियांग वुक्सियांग कप्तान बने, क्योंकि हालांकि जियांग चेंग बहुत मजबूत था, आखिरकार जियांग वुक्सियांग अधिक स्थिर था। जियांग वुक्सियांग की नज़र हमारे लड़के पर टिकी हुई थी। उसे नहीं पता था कि हर कोई उसे कप्तान क्यों बनाना चाहता था। जियांग के बगल में बैठी एक लड़की ने बताया कि वह भी चाहती थी कि जियांग कप्तान बने क्योंकि वह बहुत सुंदर था। सुनहरे बालों वाला आदमी उसके साथ शामिल हो गया। जियांग ने अपने हाथ से उसके सिर को छूना शुरू कर दिया और एक मजबूर मुस्कान के साथ बताया कि वह नहीं जानता कि वे कौन थे। महिला ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और एक कोमल भाव के साथ खुद को ली बिन के रूप में पेश किया। नीले बालों वाला लड़का अपने अंगूठे से खुद की ओर इशारा करने लगा और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ खुद को राजकुमार के रूप में पेश किया। जियांग वुक्सियांग हमारे लड़के के पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा और एक दयालु मुस्कान के साथ उसने भी माहौल को हल्का करने के लिए जियांग को वोट देने का फैसला किया। जियांग अपनी तंद्रा से बाहर आया, मुड़ा और ये देखकर वह पसीने से तरबतर हो गया। उसने अपना हाथ अपनी छाती बगल पर रखा और समझाया कि वह कप्तान नहीं बनना चाहता क्योंकि वह इतना दबाव नहीं झेल सकता। हर कोई चुप रहा जबकि दूसरी तरफ डुआन फेंग क्रोधित हो गया। क्रोधित भाव के साथ उसने जियांग से कहा कि वह उसके सामने अभिनय करना बंद कर दे क्योंकि उसके जैसे किसी को मूर्ख बनाने में उसे और 800 साल लगेंगे। अब जबकि सभी ने उस पर भरोसा किया तो उसे ये काम अच्छे से करना था। जियांग कई कदम पीछे हट गया और उसका ध्यान डुआन फेंग पर केंद्रित हो गया। वह इस बूढ़े व्यक्ति की प्रतिक्रिया देखकर कुछ हैरान था। डुआन फेंग ने अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया और बर्फ से बनी एक सीढ़ी दिखाई दी। उसने उनका निरीक्षण करना शुरू किया, जिससे पता चला कि जियांगन युद्ध क्षेत्र कई वर्षों से भयभीत था। इस बार उनका भाग्य बदलना उन पर निर्भर था। ये सीढ़ी टेलीपोर्टेशन स्पेस की ओर ले जाती थी। यह उनके लिए एक उपहार था। वह हर तरह से उनकी सफलता की कामना करता था। आकाशीय तलवार का राजा ऊपर उनका इंतजार कर रहा होगा। वह देश के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा और उनके साथ किनलुओ बेस तक जाएगा। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। किनलुओ के युद्ध क्षेत्र में पेड़ों से भरा एक बड़ा हरा द्वीप था जिसे अनंत साम्राज्य के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता था। द्वीप पर कहीं सभी युद्ध क्षेत्रों के सभी सैन्य कमांडर थे। उनमें से एक साइक शुइन यू के पिता थे, जिन्होंने अपना हाथ अपनी थोड़ी के नीचे रखा था और ध्यान से देख रहे थे। उनके बगल में गु कैशन थे,
जो स्क्रीन पर घूरने लगे। जोंग और अन्य लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जोंग और अन्य लोग द्वीप पर आ गए। लियो सैंडआउट हमारे लड़के की ओर मुड़े और एक प्रसन्न नज़र से उल्लेख किया कि स्वर्गीय तलवार का राजा जिंगुओ जिले की पहली पंक्ति में बैठा था। जोंग का ध्यान एक तरफ गया। एक शांत भाव के साथ उन्होंने उल्लेख किया कि यह समझना आसान था, और उन्होंने देखा कि सीलबंद राजा जी होंग यिन भी मौजूद थे। उनके मन में एक सवाल आया। उन्हें नहीं पता था कि वह भी जिंगुओ जिले में क्यों बैठे थे। उनके पीछे म्यू हिन क्यों थी। वह चुपचाप जमीन पर देखने लगी। तभी साइक शुइन यू प्रकट हुई, जबकि वह टमाटर की तरह लाल थी। उसने अपना हाथ अपनी बांह पर रखा, दूर देखा और समझाया कि इसका कारण ये था कि वर्तमान में जादुई शहर के युद्ध क्षेत्र में कोई राष्ट्रीय रक्षक नहीं था, इसलिए उसके पिता कार्यभार संभालेंगे। साइक शुइन यू को देखकर लियो सैंडआउट और म्यू हिंक्यू की आंखें क्रोध से भर गईं। वे जोंग के सामने खड़े हो गए और उसे अपनी बाहों से ढकना शुरू कर दिया। वह एक दुश्मन टीम की कप्तान थी और उन्हें लगा कि वह जोंग को जीतने की कोशिश कर रही है। उनके व्यवहार को देखकर हमारे लड़के का मन भ्रम से भर गया। वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आया कि क्या करना है या कैसे कार्य करना है। आसमान में एक दरार खुल गई और एक विशाल उड़ता हुआ जहाज दिखाई दिया। जहाज पर कई आदमी थे, एक जनरल और सफेद बालों वाला एक और आदमी। वे राजधानी के युद्ध क्षेत्र से थे और जहाज की युद्ध शक्ति की तुलना देश के 8वें रैंक के रक्षक के स्तर से की जा सकती थी। फेंग झेंगहाओ राजधानी के राष्ट्रीय रक्षक थे और उन्हें डर था कि दूसरे लोग यह नहीं जान पाएंगे कि उनका परिवार कितना महान और शक्तिशाली था। राजधानी का सितारा यंग झान जहाज से कूद गया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं और उसका शरीर एक शक्तिशाली ऊर्जा विकीर्ण कर रहा था जो सबसे शक्तिशाली को भी भयभीत कर सकता था। हर कोई महान यंग झांग को पहचान गया जिसकी उपस्थिति असाधारण थी। तभी आसमान में एक और दरार दिखाई दी और हालांकि राजधानी के लोग बहुत घमंडी थे, लेकिन शैली के मामले में गुआंगहाई का युद्ध जिला भी पीछे नहीं था। दरार से कई सिर वाला एक शक्तिशाली सुनहरा ड्रैगन निकला और वह जंजीरों से बंधा एक विशाल ताबूत ले जा रहा था। ड्रैगन के ऊपर एक आदमी गर्मियों की शर्ट पहने हुए था। यह यंग झान तियान था। उसकी आंखें खुशी से फैल गईं और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसने ताबूत की ओर अपना हाथ बढ़ाया और घोषणा की कि उसकी टीम, जिसे पुनर्जन्म कहा जाता है, मृत्यु की ओर जा रही है और ताबूत से बाहर आने वाली है। ताबूत ड्रैगन के ऊपर गिर गया और टुकड़ों में टूटने लगा। ताबूत जमीन पर गिर गया, लेकिन तभी गुआंगहाई युद्ध क्षेत्र के प्रतिभागी उभरे। उनमें से एक लंबे बालों वाला आदमी था। यंग झान तियान ने खुलासा किया कि इस साल पहला स्थान उनके युद्ध क्षेत्र का होने वाला था। अब जब सभी प्रतिभागी आ गए थे तो एक विशाल पोर्टल दिखाई दिया और जब कुछ लोग अंदर जा रहे थे तो अन्य चुपचाप देखते रहे। पहले दौर में एक टीम लड़ाई शामिल थी। 8 प्रमुख युद्ध क्षेत्रों में से 4 को समाप्त किया जाना था। गुप्त क्षेत्र के भीतर अस्तित्व क्षेत्र हर घंटे सिकुड़ता जाएगा और यदि कोई भी टीम गतिहीन रहती है तो उन्हें सजा के रूप में वज्र से मारा जाएगा। सभी ने पोर्टल में प्रवेश किया और अंतिम टीम जियांगन की टीम थी। जियांग और अन्य लोगों ने इलाके को स्कैन करना शुरू कर दिया। ये जगह एक जंगल था जिसमें खाली पड़ी इमारतें थीं। यह वह इलाका था जहां टीम की लड़ाई होने वाली थी। जियांग कप्तान था, इसलिए अन्य लोगों ने उससे पूछा कि अब क्या करना है। पोर्टल आसमान में गायब हो गया। जियांग की आंखें भ्रम से भर गईं। उसने बाई फेंग की ओर देखा और पूछा कि उनका क्या मतलब है। शांत नजर से बाई फेंग ने अपना हाथ बढ़ाया और समझाया कि 8 प्रमुख युद्ध क्षेत्रों में से इसमें भाग लेने की संभावना 1000 में से एक थी। अगर वे अपने विरोधियों को खत्म करना चाहते थे तो उन्हें पहले पहल करने और लाभ प्राप्त करने का तरीका खोजना होगा। हर कोई चुप रहा, ये सोचते हुए कि अब क्या करना है। जबकि दूसरी तरफ था म्यू हिनक्यू बाई फेंग को घूरने लगा और गुस्से से भर गया। उसने पूछा कि वह कप्तान से इस तरह कैसे बात कर सकता है। उसने मांग की कि वह ज्यादा सम्मान दिखाए, इससे पहले कि चीजें दूसरे स्तर पर पहुंच जाएं। जियांग ने हस्तक्षेप किया और अपना हाथ उसके सिर पर रखा, अपनी आंखें बंद कीं और एक मजबूर मुस्कान के साथ सोचा कि बाई फेंग सही थी, क्योंकि इस तरह की स्थिति में व्यवस्थित होना बेहतर था।
हमारा लड़का स्टोरेज स्पेस में पहुंच गया और सभी को इंतजार करने के लिए कहा। ये देखकर सभी को खुशी हुई, ये सोचकर कि कप्तान ने पहले से ही कुछ तैयारी कर रखी है। जियांग ने एक सोफा, मांस, सब्जियां और एक ग्रिल निकाली। वह जमीन पर बैठ गया, अपने हाथों को अपने घुटनों पर टिका दिया। उन्हें देखना शुरू किया और तय किया कि अब शुरू करने का समय आ गया है। बाकी लोग चुपचाप देखना शुरू कर दिया और जियांग ने सिस्टम के स्टोरेज स्पेस से जो कुछ भी निकाला था उसका नाम लेना शुरू कर दिया। लुओ सैंडाओ, बाईफेंग और तांग यंग हैरान और खुले मुंह वाले थे और उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि जियांग बारबेक्यू का आयोजन करना चाहता था। हमारे लड़के ने मांस को कटार पर रखना शुरू कर दिया। म्यू हेनक्यू ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और खुद को गुस्से से भर लिया। और भले ही जियांग ने लगभग सब कुछ सही किया था, उसके अनुसार ये थोड़ा अनुचित था। लुओ सैंडाओ ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि अब बारबेक्यू करने का समय नहीं है, क्योंकि यह जीवन या मृत्यु का मामला है। तांग यंग ने शर्मिंदगी से अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। वह जानती थी कि हालांकि हमारे लड़के में कई गुण थे, लेकिन वह टीम लीडर बनने के लिए नहीं बना था। अपनी टीम की प्रतिक्रिया देखकर जियांग की आंखें आश्चर्य और उलझन से भर गईं। बाईफेंग ने पास आकर देखा और उसका ध्यान कटार पर टिका हुआ था। उलझन भरी निगाहों से उसने पूछा कि क्या जियांग को नियम याद नहीं है? अगर वे स्थिर रहे तो उन पर बिजली गिर जाएगी। उसके बगल में खड़े आदमी का मन आश्चर्य से भर गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जियांग ऐसी स्थिति में इस तरह से व्यवहार कर रहा है। हमारे लड़के ने कटार पर मांस रखा और सहजता से कहा कि उसे पहले से ही नियम पता है, लेकिन थोड़ा बारबेक्यू खाने से कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि आखिरकार पेट भरने से ही लड़ने की ऊर्जा मिलती है। जियांग वुशुंग ने अपना हाथ अपने जबड़े पर रखा और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसके लिए जियांग एक अद्भुत विचार लेकर आया था। मुस्कुराते हुए उसने बारबेक्यू तैयार करने में मदद करने का फैसला किया। जियांग वुशुंग और हमारा लड़का बैठ गए और बारबेक्यू तैयार करने लगे। बाकी लोग ये देखकर कुछ उलझन में थे कि वह भी जियांग के साथ शामिल हो गया था। उनके अनुसार टीम में एक ही समय में दो ऐसे अविश्वसनीय लोग नहीं होने चाहिए, या शायद इसके पीछे कोई गहरा अर्थ था। लियू सान दाओ ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी आंखें खुशी से भर गईं। वह आखिरकार समझ गई कि जियांग का क्या मतलब था। धीरे धीरे सभी को यह विश्वास होने लगा कि यह बात सही है। उसके बगल में बैठे आदमी ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखा और मुस्कुराते हुए सोचा कि जियांग बहुत बढ़िया है, जबकि वह आदमी जो अपनी बाहें क्रॉस किए हुए था, उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। सभी ने कप्तान की बात सुनने और मदद करने का फैसला किया। एक लाल बालों वाली लड़की ने एक कटार पकड़ी और खुश नज़रों से उस पर भुने हुए आलू के स्लाइस डालने लगी, क्योंकि यह उसका पसंदीदा व्यंजन था। जियांग, जो उनके पीछे बैठा था, उसकी ओर मुड़ा और उसकी आंखें भ्रम से भर गईं। उसका भाव बदल गया। उसे ये देखकर कुछ आश्चर्य हुआ कि सभी लोग बारबेक्यू करने पर सहमत हो गए थे। उसने एक बनाने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि उसे भूख लगी थी। जब से छोटे कीड़े फिर से प्रजनन करने लगे थे, तब से उसकी भूख अतृप्त हो गई थी। उसे बिजली गिरने का डर नहीं था, क्योंकि इस तरह से वह अपनी क्षमता को रिचार्ज कर सकता था। लेकिन अब उसके साथियों के हाव भाव देखकर चीजें उतनी सरल नहीं लगती थीं जितनी दिखती थीं। जब वह विचलित था, म्यू हाँ क्यू उसके पास आई और मुस्कुराते हुए समझाया कि अब वह भी इसे समझ गई है। ये सोचकर कि जियांग के विचार बहुत गहरे थे, वह बहुत मूर्ख थी और उसने इस पर ठीक से विचार नहीं किया था। एक शांत भाव के साथ जियांग ने पूछा कि उसने क्या समझा है। जवाब में उसने अपना हाथ अपने सिर के पीछे रखा, अपनी आंखें बंद की और समझाया कि सभी ने जियांग की योजना को समझ लिया है, और अगर उसने कहा कि वह इसे नहीं समझी है तो वह मूर्ख लगेगी। जियांग मदद नहीं कर सका, लेकिन यह न जानते हुए कि क्या हो रहा था, वह उलझन में पड़ गया। कटार तैयार करने के बाद जियांग वुशुंग ने उन्हें ग्रिल पर रख दिया। हमारा लड़का जिस रणनीति का इस्तेमाल कर रहा था, वह इतिहास में सिर्फ एक बार ही सामने आई थी। अगर उसने सैकड़ों पीढ़ियों पहले की प्रतिभाओं की सूची की समीक्षा नहीं की होती, तो वह वास्तव में इसे समझ नहीं पाता। उसे उम्मीद नहीं थी कि हमारा लड़का इस मूल्यांकन के लिए इतना प्रयास करेगा। उसके लिए वह इस उपाधि के योग्य कप्तान था।
उसने कटार पकाना शुरू कर दिया और उसकी नज़र जियांग पर टिकी हुई थी। उसने सोचा कि जियांग की योजना उन लोगों पर हमला करने के लिए शांति से प्रतीक्षा करने की थी जो थक गए थे। यह बाघ को खाने के लिए सुअर बनने का नाटक करने जैसा था। हालांकि यह एक अच्छी योजना थी, लेकिन यह बेहद जोखिम भरी थी। जियांग को इस बात का डर नहीं था कि हर कोई उसके खिलाफ सेना में शामिल हो जाएगा। जियांग वुशुंग की नज़र को महसूस करते हुए हमारा लड़का उसे चुपचाप देखने लगा, यह नहीं जानते हुए कि यह आदमी क्या साजिश रच रहा है। जियांग वुशुंग सोचने लगा कि क्या इसे ही अजेय हृदय कहते हैं। उसके लिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसके दादा ने उसे जियांग के पास जाने और उसे करीब से देखने के लिए कहा था। उसकी तुलना में जियांग वुशुंग में प्रतिभा या ताकत की कमी नहीं थी, बल्कि किसी भी चीज से न डरने का दृढ़ संकल्प था। जियांग की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। उसने पूछा कि जियांग वुशुंग उसे इतनी गहनता से क्यों देख रहा था। वुशुंग, जो कटार को भून रहा था, ने उल्लेख किया कि वह उससे उतना अच्छा नहीं था। जियांग खड़ा हुआ और उससे कहा कि उसके कटार जल रहे थे। स्क्रीन पर सभी को दिखाई देने लगा कि जियांग वुशुंग और हमारे लड़के कटार तैयार कर रहे थे। हर कोई चुपचाप देख रहा था। फू कैशन की आंखें क्रोध और निराशा से भर गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जब दूसरे लोग तैयारी कर रहे थे या जांच कर रहे थे, जियांग बारबेक्यू कर रहा था। उसे लगा कि उसने ये सब हांग याओ से सीखा है। एक कप्तान के रूप में वह दूसरों को गुमराह कर रहा था। शर्मिंदगी के कारण उसे नहीं पता था कि जियांग बाद में बूढ़े डुआन का सामना कैसे कर पाएगा। लाल बालों वाला फेंग झेंघाओ नाम का आदमी हंसे बिना नहीं रह सका। उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि इस बार जियांग नान ने बहुत अच्छी तैयारी की है। ये सुनकर जाई जुन्यू के पिता का ध्यान उस पर गया और उसकी आंखें क्रोध से भर गईं। इसने गु कैशन का भी ध्यान खींचा, जो पलट गया और उसे गौर से देखने लगा। कई साल पहले प्रतियोगिता के दौरान मानव सम्राट ने ड्रैगन तलवार का उपयोग करके अपने कई विरोधियों का नरसंहार किया था। जब वह छोटा था तो वह जानबूझकर एक जगह रुक जाता था, बिजली गिरने का इंतजार करता था ताकि बाद में वह जांच करने के लिए 4 टीमों को बुला सके, जिससे एक युद्ध हुआ जिसमें उसने सभी का नरसंहार किया। ये सब उसने खुद किया था। उसकी क्रूरता ने, उसकी बहादुरी, उसके दृढ़ संकल्प ने लोगों को उसकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। कई साल बीत गए और कोई भी उसके जैसा कारनामा नहीं कर पाया था। फेंग झेंघाओ की आंखें आत्मविश्वास से भर गईं और उसने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उन्होंने पहले चिकन की बूंदों और कुत्ते के मल जैसी चीजें सीखी थीं। उसके अनुसार वे इसके लायक नहीं थे। दूसरों ने हस्तक्षेप करते हुए समझाया कि उसके जैसा भगोड़ा ऐसी बातें नहीं कह सकता। उस आदमी ने अपनी बाहें क्रॉस की और हंसना शुरू कर दिया। जाई जुन्यू के पिता ने गु कैशन के कंधे पर अपना हाथ रखा और एक मजबूर मुस्कान के साथ उसे गुस्सा न करने के लिए कहा। कुछ हद तक गुस्से में होने के बावजूद उसने मानने और चुप रहने का फैसला किया। किसी ने ये बताकर दूसरों का ध्यान खींचा कि किन लुओ, वू जियांग, किंग लैन और तियानफू के युद्ध क्षेत्र फिर से एकजुट होने जा रहे हैं और राजधानी को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। गु कैशन ने उस आदमी को तीखी निगाह से घूरना शुरू कर दिया, यह उल्लेख करते हुए कि प्रतिभाशाली लोगों की यह पीढ़ी कमजोर नहीं है और राजधानी में वास्तव में समस्याएं होने वाली हैं। उस आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया और एक आत्मविश्वास भरे भाव के साथ यह स्पष्ट कर दिया कि बेकार लोगों का एक समूह राजधानी के प्रतिभाशाली लोगों का सामना नहीं कर पाएगा। स्क्रीन पर एक नक्शा प्रदर्शित होने लगा। गु कैशन खड़ा हो गया और उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि 4 कुलीन क्षेत्र राजधानी पर नहीं बल्कि जियांगन पर निशाना साध रहे थे। वे मजबूत पर हमला नहीं करना चाहते थे, वे कमजोरों पर हमला करना चाहते थे। फेंग झेंघाओ ये देखकर हंसे बिना नहीं रह सका कि उन्होंने आखिरकार कुछ सीख लिया है। उसके लिए ये देखने के लिए एक अच्छा शो होने वाला था। गुप्त क्षेत्र में कहीं पुरुषों का एक समूह था। उनमें से एक ने एक तरफ देखना शुरू किया और सतर्क निगाह से बताया कि उसे जियांगन का समूह मिल गया है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे बारबेक्यू कर रहे थे और उनके आसपास कोई सुरक्षा भी नहीं थी। ये कुछ असामान्य था, इसलिए उन्हें एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है और उन्होंने सोचा कि वे जाल बिछा रहे हैं। लंबे बालों वाले आदमी की आंखें भ्रम से भर गईं जब उसने देखा कि वे इस तरह की स्थिति में भूखे थे।
तियानफू के नंबर 1 गौरव। लियू ओशन नामक टीम के कप्तान ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और शक्तिशाली ऊर्जा जारी करना शुरू कर दिया। उसका ध्यान जियांग और अन्य लोगों पर केंद्रित था। उसने अपने आदमियों से कहा कि वे बहस करना बंद करें। चाहे जियांग की टीम कुछ भी करे, उन्हें योजना के अनुसार सीधे आगे बढ़ना चाहिए। उनके पास अभी भी साथी पहरे पर खड़े थे, इसलिए वे उन्हें जल्दी से हरा सकते थे। 20 कुलीन 3 समूहों में विभाजित होंगे। उनका समूह मुख्य रूप से जियांग वेशुन को रोकने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जबकि वू किनकिन का समूह जियांग चेन को नीचे गिराने के लिए जिम्मेदार होगा। काय लियूओ की पहली दिव्य प्रतिभा, जिसका नाम वू किनकिन था, ने अपना हाथ बढ़ाया और कुछ खंजर बुलाए। उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थीं, और हालांकि जियांग ने विपत्तियों पर महारत हासिल कर ली थी, लेकिन वह उनका उपयोग यहाँ नहीं कर सकता था। जब तक वे उसे अपनी तलवार निकालने का मौका नहीं देते, तब तक उसे हराना आसान होगा। लेकिन डैन लिशुन के समूह का कार्य सबसे कठिन होने वाला था और समूह के बाकी सदस्यों की देखभाल करने की आवश्यकता थी। वुक्सियन की पहली प्रतिभा, जिसका नाम डैन लिशुन था, ने अपने हाथों को आपस में जोड़ा और अपनी शक्तियों का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे पानी दिखाई देने लगा। दृढ़ निश्चय से भरी निगाहों के साथ उसने उन सभी को शुद्ध करने की कसम खाई। लियू ओशन की आंखें उत्साह से भर गईं। उसने लियू हैंग को दूसरों की मदद करने के लिए पोर्टल का उपयोग करने का आदेश दिया। किंगलिन के नंबर 1 प्रतिभाशाली। लियू हैंग ने अपना हाथ बढ़ाया और एक पोर्टल प्रकट किया। जब वे हमला करने की तैयारी कर रहे थे, जियांग और अन्य लोग खाना खा रहे थे। वू कैक्सिन का ध्यान स्क्रीन पर केंद्रित था, और वह पसीने से तरबतर हो गया। दुश्मन पहले से ही 500 मीटर से कम दूरी पर था, और फिर भी उन्होंने उनका पता नहीं लगाया था। उसके लिए यह कोई मतलब नहीं था, क्योंकि भले ही जियांग ने इसे नोटिस नहीं किया हो, जियांग ओशन को इसे नोटिस करना चाहिए था, और अगर यह इसी तरह जारी रहा तो वे मर जाएंगे। अन्य जनरल मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन खुश महसूस करो, भूरे बालों वाले आदमी ने उल्लेख किया कि स्थानिक प्रणाली में लियू हैंग की छिपी हुई क्षमता अद्वितीय थी। मांसल आदमी ने अपनी बाहें पार की और हंसना शुरू कर दिया, यह उल्लेख करते हुए कि वो यादू दुनिया का सबसे अच्छा हत्यारा था। महिला ने कहा कि लिशुन पूरे दक्षिया में जलीय वर्ग वाली पहली देवी थी। सफेद बालों वाला आदमी भी शामिल हो गया। उसने जोर से अपनी मुट्ठी से मेज पर मारा और कहा कि लियू ओशन सबसे अच्छा रणनीतिकार था। सभी प्रतिभाशाली लोगों की निगाहें जियांग पर टिकी थीं, जो सोफे पर बैठकर खा रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। जियांग ओशुन खड़ा हो गया और खुद को सतर्क होने से नहीं रोक सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि बिजली गिरने से पहले दुश्मन आ जाएगा। वह जियांग की ओर मुड़ा, जो कुछ अच्छे कटार का आनंद ले रहा था। दुश्मन 100 मीटर से भी कम दूरी पर था, और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जियांग ने अभी भी इस बारे में कुछ नहीं किया है। वह इस नतीजे पर पहुंचा कि जियांग ने दुश्मन की मौजूदगी पर ध्यान नहीं दिया। जियांग ने मांस का एक टुकड़ा पकड़ा और उसे काट लिया। अब उनके दुश्मन 10 मीटर से भी कम दूरी पर थे। लियू ओशन को लगा कि उनकी जीत पक्की है, लेकिन तभी जियांग ने मांस फेंक दिया। अप्रिय भाव के साथ अपना हाथ अपने मुंह के पास रखा और थूकना शुरू कर दिया। उसे नहीं पता था कि भयंकर जानवरों के पंजे किसने भुने थे, क्योंकि वे पके भी नहीं थे। भुने हुए पंजे लियू ओशन के चेहरे पर लगे। उसकी आंखें डर से भर गईं, क्योंकि वह जियांग को बिना ये जाने कि उसे खोज लिया गया है या नहीं, देखने लगा। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं, दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल में आपका स्वागत है।